थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात क़दीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम। हमको जमीयत ख़ातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़म की तारीफ़, उसूल और इर्तिक़ा। नज़म किसे कहते हैं, नज़म का उसूल क्या है लिखने का, और इर्तिक़ा यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, ये आगे कैसे बढ़ी, तो इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरस ऑफ उर्दू पोइट्री यानी उर्दू शायरी के असनाफ़। आपका ये सेमिस्टर फर्स्ट का पहला पर्चा है और यूनिट 1 है। ठीक है, इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे नज़म, तारीफ़, उसूल और इर्तिक़ा। ये BA पार्ट 1 के लिए है। आप कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हो, BA पार्ट 1 में जनरस ऑफ उर्दू पोइट्री यानी उर्दू शायरी के असनाफ़ आता है। तो ये जो नोट्स है आप सभी के लिए है। अगर आप BA पार्ट 1 में है, 2 में है या 3 में है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको मैंने पूरा तैयार किया है। ये जो आपका 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक इसमें आपको मिलेगा, और ये मेरा नंबर है। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नज़म की तारीफ़। नज़म निगारी का फ़न और तारीफ़ एक ही होता है। ठीक है, नज़म शायरी की वो शक्ल है जिसमें कोई क़िस्सा, कोई वाक़या या कोई ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाता है। ठीक है, नज़म शायरी की वो शक्ल है जिसमें क्या कोई क़िस्सा, कोई वाक़या या कोई कहानी को, कोई ख़याल को तसलसल के साथ, तसलसल यानी मुसलसल, लगातार तसलसल के साथ पेश किया जाए, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक सजा कर लिखा जाए। ठीक है, क्योंकि नज़म के माने ही पिरोने या यकजा करने के हैं। पिरोना मतलब जैसे हम धागे में मोती को पिरोते हैं, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक पिरोते हैं। तो नज़म के माने क्या है, पिरोना, यानी एक के बाद एक किसी चीज़ को सजा कर लिखना। और यकजा माने होता है इकट्ठा करना, एक जगह करना। ठीक है, तो नज़म के माने होता है पिरोना या यकजा करना, यानी एक जगह इकट्ठा करना। या नज़म के माने आराइश और तरतीब के भी होता है, यानी किसी चीज़ को तरतीबवार सजाना, और आराइश माने भी होता है सजाना। इस तरह नज़म गज़ल के बिल्कुल बरक्स है। इस तरह क्या है, नज़म गज़ल के बिल्कुल बरक्स है, यानी उल्टा है। क्योंकि गज़ल की खुसूसियत यह है कि आम तौर पर इसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल की खुसूसियत यह है कि इसका जो हर शेर है एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी उस 2 मिसरे में सारा मायने होता है। फिर दूसरा जो शेर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। नज़म में क्या है, एक टॉपिक को ले लेते हैं और उसी को तसलसल के साथ सजा कर लिखते हैं। जैसे हम बरसात ले लेते हैं, बारिश ले लेते हैं, जैसे हम ईद ले लेते हैं, या किसी त्यौहार का एक टॉपिक उठा लेते हैं और उस पर नज़म लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने भी ईद के चांद पर एक नज़म लिखी थी, आपको 2-3 मिसरे इसको सुना देती हूँ। ईद का चांद आया है, बड़ा सुरूर लाया है, बच्चे शोर मचाते हैं, बड़े भी मुस्कुराते हैं, अम्मी है मसरूफ़ किचन में, बजिया मैचिंग मिलाती हैं, अब्बू का एक ही काम है, कुर्ता टोपी मोज़ा रुमाल है, दादी मेवे काट रही हैं और गौर से हमको देख रही हैं। तो ये नज़म मैंने ईद के चांद पर लिखी थी। तो इसी तरह क्या है, नज़म लिखी जाती है। ठीक है, एक पर एक सजा कर लिखी जाती है, किसी एक टॉपिक को लेकर लिखी जाती है। तो नज़म क्या है, गज़ल के बिल्कुल बरक्स है, अलग है, उल्टा है। क्योंकि गज़ल की खुसूसियत ये है कि उसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, हर शेर में एक मुकम्मल मायने होता है और अपने मायने अलग देता है, और हर शेर क्या अपना मायने अलग देता है। इसे रेज़ा ख़याली का नाम देकर सिर्फ गज़ल पर शदीद इतराज़ात किए गए, और इसे कहा गया कि ये रेज़ा ख़याली है। ये क्या है, ख़याल को रेज़ा रेज़ा कर देती है, अलग अलग कर देती है। तो इसे रेज़ा ख़याली का नाम देकर गज़ल पर क्या शदीद इतराज़ात किए गए, यानी इतराज़ किया गया, इतराज़ की जमा। पेशगोई की गई कि गज़ल ने तसलसल बयान की सिफत ना अपनाई तो ये अपनी मौत आप मर जाएगी। और कहा गया, लोगों ने पेशन गोई की कि गज़ल ने अगर तसलसल बयान की सिफत ना अपनाई, तसलसल बयान यानी सजा कर लिखना, एक के बाद एक लाइन सजा कर लिखना, गज़ल ने अगर तसलसल बयान की सिफत ना अपनाई तो ये अपनी मौत आप मर जाएगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि गज़ल अपनी तमाम तर खसूसियात के साथ ज़िंदा रही। और अब जानते हैं कि गज़ल को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत पढ़ा जाता है, और लोग अपने अपने हिसाब से गज़ल भी लिखते हैं।
तो दुनिया ने देखा कि गज़ल अपनी तमाम तर खसूसियात के साथ क्या है, ज़िंदा रही। अलबत्ता 1857 के इनकलाब के बाद मगरिब के ज़ेर असर नज़म की तरफ ज़्यादा तवज्जो की गई और 1857 की जो गदर हुई उसके बाद नज़म की तरफ क्या है, ज़्यादा तवज्जो हुई, क्योंकि बेशुमार ऐसे तजुर्बात थे जो तसलसल बयान का तकाज़ा कर रहे थे और उस वक्त के हालात ऐसे थे, ऐसे ऐसे तजुर्बे हो रहे थे कि वो क्या है, तसलसल बयान का तकाज़ा कर रहे थे, यानी उस टॉपिक को तसलसल के साथ लिखा जाए। अब 1857 की गदर के बाद क्या हुआ कि बहुत हालात बिगड़ गए, लोग बहुत मायूस हो गए, तो उस वक्त बहुत सारी नज़में लिखी गई हैं, उसको तसलसल की ज़रूरत थी। तो उस वक्त ऐसे तजुर्बात हुए थे जो तसलसल का बयान का तकाज़ा कर रहे थे। अब नज़म के उसूल पढ़ लेते कि नज़म लिखने का तरीक़ा क्या है, इसके उसूल क्या है। ठीक है, नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लुग़त में इसके माने लड़ी में मोती पिरोना होता है। नज़म क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। याद रखिएगा, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपको 9th 10th 11th 12th में भी पूछे जाते हैं कि नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखिएगा। लुग़त में इसके माने होता है लड़ी में मोती पिरोना, और जो लुग़त में इसके माने दिया गया डिक्शनरी में जो इसके माने हैं, इसका माने है लड़ी में मोती पिरोना, यानी एक के बाद एक मोती डालते हैं ना लड़ी में, उसी तरह नज़म को एक के बाद एक लाइन सजा कर लिखा जाता है। इसके दूसरे माने इंतज़ाम, तरतीब, आराइश के हैं, और इसके दूसरे माने क्या है, इंतज़ाम, तरतीब। तरतीब यानी किसी चीज़ को तरतीब से सजाना, इंतज़ाम यानी किसी चीज़ का इंतज़ाम करना, आराइश यानी सजाना। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़म का लफ्ज़ नसर के मद्द मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और अदबी इस्तिलाह के लिए नज़म का जो लफ्ज़ है वो नसर के मद्द मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी नज़म नसर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। ठीक है, इससे मुराद पूरी शायरी होती है। नज़म से मुराद क्या होता है, पूरी शायरी होती है। नज़म में गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, क़ता सब कुछ आता है। नज़म के मद्द मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी नज़म और नसर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है, इसमें वो तमाम इसनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं हैं, और इसमें वो तमाम इसनाफ यानी नज़म में वो तमाम इसनाफ शामिल होते हैं, वो तमाम असालीब यानी असलूब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं है, यानी हर तरह की नज़म, क़सीदा, मरसिया, मसनवी, गीत, क़ता, ये जो मुखम्मस, ये सब जो हम लिखते हैं वो सारे नज़म में आते हैं। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा वो तमाम इसनाफ में की जाने वाली शायरी को नज़म कहते हैं, गज़ल के अलावा। ठीक है, याद रखिएगा, गज़ल के अलावा वो तमाम इसनाफ में की जाने वाली शायरी को हम नज़म कहते हैं। लेकिन जब हम नज़म के बतौर मुनफरिद शेरी सिनफ के देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। जब हम नज़म को बतौर मुनफरिद शेरी सिनफ के देखते हैं, यानी जब हम नज़म को अलग से देखते हैं और उसे समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि नज़म का क्या एक मरकज़ी ख़याल होता है। जब भी हम नज़म लिखते हैं तो एक टॉपिक ले लेते हैं, एक उसका मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़म लिखी जाती है, जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बुना जाता है। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़म की एक खुसूसियत है। तवील नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ह नहीं होता है और अक्सर व बेशतर एक तासीर की शक्ल में उभरता है। अब नज़म का क्या है, एक मरकज़ी ख़याल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बारिश या बरसात या कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं नज़म लिखने के लिए, जैसे चाँद ले लेते हैं, सूरज ले लेते हैं, एक मरकज़ी ख़याल होता है और उसी के गिर्द क्या है, नज़म का पूरा ताना बाना बुना जाता है। और ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़म की खुसूसियत है, यानी उसको क्या है, इर्तिक़ा तक पहुँचाया जाता है उस ख़याल को। ठीक है, तो ये जो लंबी नज़म होती है, तवील नज़म होती है, इसमें क्या है, अक्सर बेशतर एक तासीर की शक्ल में उभरता है। तो तवील नज़मों में क्या है, ये इर्तिक़ा वाज़ह नहीं हो पाता है, बल्कि अक्सर बेशतर एक तासीर की शक्ल में उभरता है। ठीक है, नज़म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना ही मौज़ूआत की, चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में भी नज़में कही गई हैं। नज़म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना ही मौज़ूआत की क़ैद है, यानी हम कोई भी मौज़ू ले सकते हैं और किसी भी हैयत में हम नज़म लिख सकते हैं। चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में भी नज़में कही गई हैं, और गज़ल और मसनवी की हैयत में भी क्या है, नज़म कही गई है। नज़म को शुरा के यहाँ तरकीब बंद और तरजीब बंद की हैयत बहुत मकबूल रही है, और नज़म को जो शायर हैं उनके यहाँ तरकीब बंद और तरजीब बंद जो इसकी हैयत है वो बहुत मकबूल रही है।
इन दिनों नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म का चलन है। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में होती हैं और आजकल के ज़माने में क्या है, नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म का चलन है और हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में होती हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी नज़म है। पाबंद नज़म है पहला, ऐसे नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। ऐसी नज़म जिसमें क्या, बहर का इस्तेमाल भी हो और काफ़ियों की तरकीब भी की गई हो, यानी काफ़ियों की तरकीब बंद भी की गई हो, वो मुकर्ररा उसूल की पाबंदी की गई हो, यानी काफ़िये की पाबंदी की गई हो, बहर की भी पाबंदी की गई हो, इसे पाबंद नज़म कहते हैं। नए अंदाज की ऐसी भी नज़में हैं जिनके बंदों की शनाख्त मरज्जा हैतों से मुख्तलिफ हो या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मरज्जा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर के हों और इनमें काफ़िये का इल्तिज़ाम पाया जाता हो, पाबंद नज़म कहलाती है। बताया जा रहा है यहाँ कि ऐसे भी नज़म है जिनके बंदों की शनाख्त मुरज्जा हैयतों यानी जो हैयत राइज की गई है, जो हैयत बनाई गई है उससे मुख्तलिफ हो, अलग हो, और जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरज्जा असूलों के मुताबिक ना हो, यानी जिनके जो मिसरे हैं उनमें काफ़ियों की तरतीब क्या, मुरज्जा उसूल यानी जो उसूल पहले बनाए गए हैं, जो राइज किए गए हैं उसके मुताबिक ना हो, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर हों और इनमें काफ़िये का इल्तिज़ाम पाया जाता हो, तो ये पाबंद नज़म कहलाएगी। समझ गए आप। दूसरा है नज़म मुअर्रा, ऐसे नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे, याद रखिएगा, इनमें काफ़िये की पाबंदी ना हो। नज़म के तमाम मिसरे बराबर होंगे और इनमें काफ़िये की पाबंदी ना हो, नज़म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़म आरी भी कहा है, आजकल इसे नज़म मुअर्रा ही कहा जाता। ठीक है, याद रखेगा, इसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे लेकिन इसमें काफ़िये की पाबंदी ना होगी, ये नज़म मुअर्रा कहलाएगी। इसकी मिसाल देख लेते हैं। ये तेरे प्यार की खुशबू से महकती हुई रात, अपने सीने में छुपाए तेरे दिल की धड़कन, आज फिर तेरी अदा से मेरे पास आई है, कितने लम्हे के गमज़िस्त के तूफ़ान में। इसके जो तमाम मिसरे क्या है, बराबर हैं, लेकिन इसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की गई है। ठीक है, अब देखते हैं आज़ाद नज़म, ऐसे नज़म जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की जाती है और ना इनके तमाम मिसरे बराबर के होते हैं। ऐसी नज़म है जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की जाती है और ना इसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं, ना काफ़िये होते हैं ना मिसरे बराबर होते हैं। आपने भी नज़म मुअर्रा में पढ़ा, इसके मिसरे बराबर होंगे और काफ़िये की पाबंदी ना होगी, लेकिन इसमें क्या है, काफ़िये की पाबंदी भी नहीं होगी और ना ही इसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं। ताहम इस नज़म में बहर की पाबंदी की जाती है, लेकिन इस नज़म में क्या है, बहर की पाबंदी की जाती है, यानी एक बहर में नज़म लिखी जाती है। ठीक है, एक ही बहर में लिखी जाएगी, लेकिन ना तो काफ़िये की पाबंदी होगी ना मिसरे बराबर होंगे। ये आज़ाद नज़म है। एक चमेली के मुंडवे तले मैं कदे से ज़रा दूर, इस मोड़ पर दो बदन प्यार की आग में जल गए। इसमें बहर एक है। ठीक है, एक बहर में लिखा गया है, लेकिन ना तो इसके मिसरे बराबर है और ना इसमें काफ़िये की पाबंदी की गई है। याद रखिएगा। नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ काफ़िये की पाबंदी होती है और ना ही वज़न की। आजकल की नसरी नज़म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। नसरी नज़म किसे कहते हैं, जिसमें नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कहानी की तरह लिखा जाता है और इसकी जो लाइन होती है वो छोटी बड़ी होती है और ना तो इसमें रदीफ काफ़िये की पाबंदी होती है और ना ही वज़न की। इसमें क्या है, एक ही बहर में नहीं लिखा जाता है, एक ही वज़न में नहीं लिखा जाता है, वज़न भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आजकल की नसरी नज़म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। तो इसमें क्या था कि इसमें ना तो बहर की पाबंदी है, ना इसमें काफ़िये की पाबंदी है और ना इसमें मिसरे क्या है, बराबर हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं नज़म का इर्तिक़ा। तो आज मैं एक ही में पढ़ा देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी नोट्स नहीं है। जो मैंने पहले पढ़ाया है मसनवी, मरसिया, कसीदा, सबका 2-2 नोट्स बनाया है। मसनवी के तारीफ़ और उसूल एक नोट्स है और मसनवी का इर्तिक़ा एक नोट्स है, लेकिन ये जो नज़म है इसको मैं आज पूरा पढ़ा देती हूँ। ठीक है, नज़म का इर्तिक़ा। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ,
तो आप हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं पूरा नोट्स तैयार करती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर आपके सामने वीडियो जाती है। तो प्लीज़ आप हमें लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करें और एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। उर्दू नज़म निगारी की तारीख़ वही है जो उर्दू शायरी की है। जब से उर्दू शायरी की जा रही है, उर्दू नज़म भी तब से की जा रही है। दक्कनी शायरी में बेहतरीन अखलाकी और सूफियाना नज़में लिखी गई हैं। जो दक्कनी शायरी थी, शायरी क्या दक्कन से शुरू हुई थी। तो मैंने आपको बताया भी था कि वली दक्कनी वली की जो दीवान आई 1700 में दिल्ली, तो लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया और लोगों को महसूस हुआ कि रेख्ता, जिसे हम गिरी पड़ी ज़बान कहते हैं, उसमें इतनी अच्छी शायरी की भी जा सकती है। तो दक्कनी शायरी में क्या है, बेहतरीन अखलाकी और सूफियाना नज़में लिखी गई हैं। कुली कुतुब शाह की नज़में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं और दक्कनी शायरी में कुली कुतुब शाह की नज़में क्या ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जो अपने हिंदुस्तानी अनासिर और जोश इजहार की वजह से उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। जो क्या है, अपने हिंदुस्तानी अनासिर, यानी उन्होंने हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे को अपने नज़म में समोया है और उसमें जोश इजहार भी, यानी इजहार में उन्होंने जोश भी दिखाया है। तो ये उर्दू शायरी का क्या है, कीमती सरमाया है। शुमाली हिंद में नज़म निगारी के नमूने अफजल झंझानवी और जाफ़र ज़ेटली की शायरी में मिलते हैं। और शुमाली हिंद में हम दक्कन में किसको पढ़ते हैं, कुली कुतुब शाह की नज़म को पढ़ते हैं, और शुमाली हिंद में जो नज़म निगारी है वो किसकी है, अफजल झंझानवी की है और जाफ़र ज़ेटली की है। ठीक है, जाफ़र ज़ेटली ने ज़िंदगी के परेशान हाल और दिल्ली की तबाही की तस्वीर बड़े अच्छे अंदाज में पेश की है। और जाफ़र ज़ेटली ने जो ज़िंदगी के हाल थे, जो बहुत परेशान लोग थे, परेशानी थी, दिल्ली की तबाही थी, इसको बड़े अच्छे अंदाज में अपने नज़म में पेश किया है। इसके बाद फ़ाइज़ दहलवी, हातिम, आबरू, शाकिर नाजी और मीर वसौदा के नाम आता है। इन तमाम शुअरा ने मुखम्मस, शहर आशूब, मसनवी और हिज्जू की शक्ल में जो शेरी सरमाया छोड़ा है, इसमें मसाइल हयात की आगाही का एहसास होता है। अब इसके बाद जो शायर थे उन्होंने क्या है, इन तमाम शुअरा ने क्या है, मुखम्मस, शहर आशूब, मसनवी और हिज्जू की शक्ल में जो शेरी सरमाया छोड़ा है, जो नज़म, गज़ल, शहर आशूब लिखे हैं, इसमें मसाइल हयात यानी ज़िंदगी के मसले लिखे गए हैं और इसकी आगाही का एहसास होता है। और ये महसूस होता है कि तमाम शुअरा नज़म के फ़नी आदाब से आशना थे। और जब हम इनकी नज़म पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने ज़िंदगी के मसाइल को लिखा है, तो हमें ये महसूस होता है कि ये जो तमाम शायर थे, शुरा शायर की जमा, ये नज़म के फ़नी आदाब से आशना थे, यानी फ़नी आदाब को जानते थे और उन्होंने बड़ी हद तक अपनी नज़मों में वहदत तासीर और तामीरी हुस्न को मलहूज़ रखा है। और उन्होंने बड़ी हद तक नज़म में क्या, वहदत तासीर यानी एक पॉइंट पर वो लिखते रहे नज़म को, और इसके तामीरी हुस्न को जो उन्होंने एक तरह से लिखा है, तामीर किया है, नज़म को लाइन बाय लाइन सजा कर लिखा, उसके तामीरी हुस्न को क्या मलहूज़ रखा, उसको लिहाज में रखा, उसका लिहाज रख कर क्या नज़म लिखी है। ठीक है, उर्दू नज़म के सरमाए में सबसे ज़्यादा इजाफा नज़ीर अकबर आबादी ने किया है। इनकी नज़मों में बड़ा तनु और वुसअत है। और उर्दू जो नज़म का सरमाया है, जो उर्दू नज़म में पूंजी है, सरमाया किसे कहते हैं, पूंजी को कहते हैं। यानी उर्दू नज़म जो इतनी सारी लिखी गई है, उसमें नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। इनकी नज़म में बड़ा तनु है, तनु यानी किस्म किस्म की नज़में लिखी गई हैं, और वुसअत है यानी बहुत ये ब्रॉड है, फैला हुआ है। नज़ीर ने हर तबके के इंसान और इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। और नज़ीर अकबर आबादी ने इंसान और इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया, यानी टॉपिक बनाया है। आपने क्लास 10th 11th में पढ़ा होगा, रोटी नामा, आदमी नामा, मुफलसी, ये सारी नज़में किसकी है, नज़ीर अकबर आबादी की है। ठीक है, तो इंसान और इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। उन्होंने रोटी को मौजू बनाया, रोटी नामा लिखा। आदमी नामा में उन्होंने आदमी को टॉपिक बनाया और आदमी पर नज़म लिखी है कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। तो आदमी नामा उनकी बहुत ही अच्छी नज़म है, रोटी नामा उनकी बहुत अच्छी नज़म है। तो उन्होंने क्या है, इंसान और उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। इनके यहाँ सही मानों में हिंदुस्तानी तहज़ीब की रूह जलवागर नज़र आती है और इनकी नज़मों में इनके यहाँ क्या हिंदुस्तानी तहज़ीब की
रूह जलवागर नज़र आती है, यानी इनकी नज़मों में हिंदुस्तान की तहजीब नज़र आती है, उसकी रूह नज़र आती है। आज़ाद, हाली और शिबली ने उर्दू नज़म को नया पैरहन अता किया। और आज़ाद, हाली और शिबली ने क्या है, उर्दू नज़म को नया पैरहन अता किया। पैरहन कहते हैं लिबास को, कपड़े को, ठीक है। आज़ाद, हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद रखकर उर्दू नज़म निगारी को तहरीक की एक शक्ल दी। आज़ाद और हाली ने क्या है, अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद रखी और उर्दू नज़म निगारी को तहरीक की एक शक्ल दी। और उर्दू नज़म इंसानी ज़िंदगी के मामलात और मसाइल का मज़हर बन गई। और उर्दू नज़म क्या है, इंसानी ज़िंदगी के मामलात और मसाइल का मज़हर बन गई, यानी उर्दू नज़म में इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को, हर टॉपिक को लिखा गया, उसके हर मसले को लिखा गया, ठीक है। तो आज़ाद और हाली ने क्या किया था कि लाहौर में एक अंजुमन बनाया था जिसमें कहा गया था कि सब लोग जमा होते हैं और उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता था, जैसे बरसात दे दिया गया एक टॉपिक और कहा गया कि आप इस पर नज़म लिख कर लाइए, और लोग क्या है उस पर नज़म लिख कर लाते थे, ठीक है। शिबली ने अपनी नज़मों में कानपुर की शहादत का अलमिया और तुर्कों पर तोड़े जाने वाले मुजालिम को अपने मौजू बनाकर उर्दू नज़म को नई वुसअत दी। और शिबली ने क्या किया कि अपने नज़मों में कानपुर की शहादत का अलमिया पेश किया और तुर्कों पर तोड़े जाने वाले मुजालिम यानी जुल्म को अपने नज़म का मौजू बनाया और उर्दू नज़म को नई वुसअत दी, ठीक है। यानी हर मौजू पर, शहादत के मौजू पर और तुर्कों पर जो जुल्म हो रहे थे उस पर नज़म लिखी गई, तो उर्दू नज़म को नई वुसअत दी। चकबस्त और सुरूर जहाँ आबादी ने उर्दू नज़म में हब्बुल वतनी के चिराग रोशन किए। और चकबस्त और सुरूर जहाँ ने क्या किया, उर्दू नज़म में हब्बुल वतनी किसे कहते हैं, वतन से मोहब्बत, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, नज़म में हब्बुल वतनी के चिराग रोशन यानी वतन की मोहब्बत में नज़म लिखे। अकबर इलाहाबादी ने अपनी तंज़ो मज़ाह आमेज़ शायरी से मगरिबी तहज़ीब पर नश्तर चलाए। और अकबर इलाहाबादी ने अपनी तंज़ो मज़ाह शायरी से क्या, मगरिबी तहज़ीब पर नश्तर चलाए, यानी मगरिबी तहज़ीब को निशाना बनाया। इक़बाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए सोती हुई कौम को जगाने की कोशिश की। और अल्लामा इक़बाल के नज़म पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्होंने क्या है, नज़मों में सोती हुई कौम को जगाने की कोशिश की और अपनी गिरा नक़द नज़मों के ज़रिए उर्दू शायरी को वज़न और वक़ार अता किया। और इनकी जो नज़में थीं, इतनी अच्छी अच्छी नज़में हैं, तो उन्होंने क्या नज़मों के ज़रिए उर्दू शायरी को वज़न और वक़ार अता किया। और आप जानते हैं उन्होंने 18 साल की उम्र में लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो इतनी खूबसूरत नज़म उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में लिखा था। और उनके बहुत सारे नज़म ऐसे हैं जो सोती हुई कौम को जगाने की कोशिश करते हैं। लोग के यहाँ गफलत की नींद सो रहे हैं और इक़बाल ने ऐसी सी नज़म लिखी है जिसे क्या उसको झंझोड़ कर उठाया जा रहा है। इक़बाल की नज़म का एक मिसरा है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो उन्होंने ऐसा सा नज़म लिखा जो सोती हुई कौम को उन्होंने जगाया है, ठीक है। जोश ने अपनी रुमानी और इनकलाबी नज़मों से उर्दू शायरी को नई जेहत से आशना कराया। इन शुरा के अलावा नज़म तबातबाई, शौक़ कुदवई, सफ़ी लखनवी और ज़फ़र अली ख़ां वगैरह ने उर्दू नज़म के कारवां को आगे बढ़ाया, ठीक है। तरक्की पसंद शुरा ने भी अपने मखसूस फ़लसफ़ा की तर्जुमानी के लिए उर्दू नज़म का सहारा लिया। और जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो तरक्की पसंद शुरा ने भी क्या अपने मखसूस फ़लसफ़ा के लिए, उसकी तर्जुमानी के लिए उर्दू नज़म का सहारा लिया। ये सही है कि ज़्यादातर तरक्की पसंद शुरा जोश में नज़म निगारी के फ़नी आवाद को मलहूज़ नहीं रख सकें। और ये बात भी सही है कि जो तरक्की पसंद शुरा थे वो जोश में आकर जो नज़म निगारी के आदाब थे उसका लिहाज नहीं रख सके, मलहूज़ यानी उसका लिहाज नहीं रख सके। फिर भी इन शुरा की काविशों से नज़म निगारी में तनु और बू कलमूनी पैदा हुई है। लेकिन फिर भी इन शुरा की काविश यानी कोशिश की वजह से नज़म निगारी में तनु यानी किस्म की और बू कलमूनी यानी बहुत ज़्यादा लिखना। तो नज़म निगारी में बहुत सारी नज़में लिखी गई हैं और हर तरह के मौज़ूआत को नज़म में पेश किया जाने लगा। फैज़, फ़िराक़, मजरू, जमील मज़हरी, अख्तरुल ईमान, एहसान दानिश और खलीलुर रहमान का नाम इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ पेश किया जा सकता है। 1960 ईस्वी के बाद की दिहाई में जदीद पसंदी की तहरीक ने उर्दू नज़म को एक मोड़ दिया। और 1960 के बाद की दिहाई में जदीद पसंदी की तहरीक ने उर्दू नज़म को नया मोड़ दिया। इस तहरीक से वाबिस्ता शोरा ने नज़म को अपनी अंदरूनी एहसासात और क्वाइफ को तर्जुमा बनाया।
انہوں نے علامت نگاری اور انوکھی تشبیہات و استعارات کے ذریعہ اردو نظم کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اندرونی احساسات کو اور کوائف کو، اور اس نظم میں اپنی اندرونی احساسات اور کوائف کہتے ہیں کیفیت کی جمع کو، تو اپنی کیفیت کو کیا ترجمان بنایا، کس کو؟ نظم کو بنایا۔ انہوں نے علامت نگاری اور انوکھی تشبیہات و استعارات کے ذریعہ اردو نظم کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا، ایک نیا رنگ و آہنگ دینا چاہا۔ یہ اور بات ہے کہ ان شعراء کی کوششوں سے اردو نظم کا رشتہ عام قاری سے کٹ گیا، اور اسی وجہ سے عام قاری سے، جو عام پڑھنے والے تھے، ان کا رشتہ اردو نظم سے کٹ گیا، اور اپنی تہداری معنویت کی وجہ سے وہ نقادوں اور دانشوروں کے دائرے تک سمٹ کر رہ گئی۔ اور جب کسی چیز پر زیادہ کام ہونے لگتا تو ایسا ہوتا کہ وہ بہت اونچی چیز ہو جاتی ہے، جس سے کہ عام قاری کا، عام پڑھنے والوں کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اور اپنی تہداری معنویت کی وجہ سے، یعنی اتنا تہدار معنی ہو جاتا ہے کہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نقادوں اور دانشوروں کے دائرے تک یہ نظم سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ ان جدید نظم نگاروں میں یوسف ظفر، مجید امجد، کمار پاشی، بلراج منیر، عمیق حنفی اور وزیر آغا کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اردو نظم کا سفر ابھی جاری ہے، نظم گو شعراء طرح طرح کے فنی تجربات کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تجربے کے نام پر ایسی نظم لکھی جا رہی ہیں جو نظم کے فنی معیار پر پوری طرح نہیں اترتی۔ ابھی بھی کیا ہے، اردو نظم کا تجربہ چل رہا ہے، اور نظم گو شعراء کیا ہے، طرح طرح کے تجربے کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تجربے کے نام پر ایسی نظمیں لکھی جا رہی ہیں جو نظم کے فنی معیار پر پوری طرح نہیں اترتی، لیکن بہت سے شعراء نے اپنے تجربے میں اردو زبان کے مخصوص مزاج کو پیش نظر رکھا ہے، اور بہت سے شاعر نے کیا ہے، اپنے تجربے میں اردو زبان کا جو مخصوص مزاج ہے اس کو ملحوظ رکھا، اس کو پیش نظر رکھا، اس کو نظر رکھ کر لکھ رہے ہیں، اور فن کے سرے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ ان شعراء کی نظمیں یقیناً اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گی، اور جو شاعر اردو کے فن کے حساب سے شاعری کر رہے ہیں، نظم لکھ رہے ہیں، اور اپنے تجربے میں اردو کے مخصوص مزاج کو سامنے رکھ کر لکھ رہے ہیں، تو وہ شاعری کیا ہے، اردو کا ایک قیمتی سرمایہ ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے رباعی، فن اور آغاز و ارتقاء۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔